नमस्कार। आज का एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। राज्यसभा में बजट सत्र के पहले भाग का आज आखिरी दिन। बजट पर चर्चा का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लोकसभा में भी बजट पर चर्चा के अलावा अन्य कामकाज को पूरा करने पर होगा सरकार का फोकस। उत्तराखंड त्रासदी में अब तक 36 लोगों की मौत, 169 लोग लापता। ऋषिगंगा का जलस्तर सामान्य होने के बाद राहत कार्य दोबारा शुरू। केंद्रीय गृह सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक के जरिए की स्थिति की समीक्षा। चुनाव आयोग का दल आज पुडुचेरी में जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में चुनावी तैयारियों की करेगा समीक्षा। टीम ने कल वहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की थी बैठक। और शुरुआत संसद की खबर के साथ। राज्यसभा में बजट सत्र के पहले भाग का आज आखिरी दिन है। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू हो गई है। इस समय शून्यकाल चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जोधपुर समेत अनेक इकाई के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव रखा है। वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि राज्यों को छात्रवृत्ति हर हाल में मिलेगी। आज आम बजट पर चर्चा और जवाब की प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगी। वहीं आज दोपहर 4 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो एक बार फिर बजट पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही सरकार की कोशिश होगी कि अन्य कामकाज को भी पूरा किया जाए। इससे पहले कल देर रात तक निचले सदन में बजट पर पक्ष और विपक्ष के बीच बजट पर चर्चा होती रही। प्रश्नकाल भी पूरा चला। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद है। नीरज, नमस्कार, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मेरा सवाल तो आपसे ये होगा कि जिस तरह से आज अगर राज्यसभा की कार्यवाही की बात की जाए, बहुत ही अहम वहाँ पे आज कार्यवाही होनी है, क्योंकि बजट सत्र का जो पहला चरण है राज्यसभा के हिसाब से आज उसका आखिरी दिन है। क्या कुछ उम्मीद की जाए विधायी कामकाज को लेकर? देखिए, बिल्कुल असीम महत्वपूर्ण दिन है और राज्यसभा की दृष्टि से भी देखें और संसद की दृष्टि से भी देखें, क्योंकि जो बजट है उस पर जो चर्चा है वो कल चली है 3 बजे तक, और आज अब सुबह जो शून्यकाल है वो चल रहा है। इस समय 9:30 बजे का समय हो गया है, तो प्रश्नकाल शुरू हो गया है। शून्यकाल में भी तमाम जो महत्वपूर्ण विषय हैं सदस्यों ने वो उठाए हैं सदन के सामने, जिसमें बिहार से मनोज झा हैं, उन्होंने कोरोना को लेकर एक विषय उठाया है और जिस पर सभापति ने ये दिशा निर्देश दिए हैं जो मंत्री हैं कि वो जो विषय उठाया गया है काफ़ी गंभीर है, क्योंकि वहाँ पर सैंपलिंग को लेकर जो ट्रेसिंग की जा रही है उसमें कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं, तो वो विषय उठाया था। तो सभापति ने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको कहा है कि वो देखें, ये गंभीर मसला है। इसके साथ ही जो प्रश्नकाल है वो इस समय स्टार्ट है और तमाम जो सदस्य हैं सरकार से अपने जो सवाल हैं वो इस समय पूछ रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बजट पर जो चर्चा है वो आज समाप्त हो जाएगी और उसके बाद वित्त मंत्री 12 बजे के बाद उम्मीद की जा रही है कि कभी भी बजट पर जो अपना वक्तव्य है वो पेश करेंगी इस चर्चा पर। अगर हम लोकसभा को भी देखें तो लोकसभा में भी महत्वपूर्ण आज कामकाज होगा, क्योंकि 2 बिल लोकसभा की जो वो बिजनेस आया है उसमें 2 बिल इंक्लूड हैं, जिसमें एक बिल है मध्यस्थता और सुलह विधेयक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की मंशा ये है कि एक मध्यस्थता केंद्र के रूप में यहाँ पर डेवलप किया जाए, क्योंकि तमाम बड़ी जो संस्थाएं हैं जो कारोबार करती हैं, चाहे हम नेशनल और इंटरनेशनल संस्थाओं की बात करें, कि उनमें जब विवाद होता है तो ज़्यादातर मसले सिंगापुर या लंदन में सुलझाए जाते हैं। तो भारत की कोशिश है कि ऐसा मध्यस्थता केंद्र यहाँ पर बनाया जाए, उससे लेकर ही ये बिल है। इसके साथ ही मेजर पोर्ट बिल वो भी एक लोकसभा में लिस्टेड है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के अंदर 12 मेजर पोर्ट हैं और जहाँ से 90% के करीब जो कारोबार है, खासतौर से सी ट्रांसपोर्ट वहाँ से
होता है और जो कार्गो है वो वहीं पर पहुंचते हैं। तो सरकार की मंशा है कि उसको भी बढ़ाया जाए, क्योंकि हर साल जो कार्गो की जो क्षमता है वो बढ़ती जाती है, तो एक दबाव इन पर रहता है पोर्ट पर, 12 पोर्टों पर, तो उनको अत्याधुनिक करना और इसके अलावा उनकी कार्गो क्षमता है उसको बढ़ाना, तो उसको लेकर ये महत्वपूर्ण बिल है। और इसके साथ ही जो बजट है उस पर जो चर्चा है वो लोकसभा में रहेगी। तो कह सकते हैं कि आज का दिन कार्यकाज की दृष्टि से, सदन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज राज्यसभा का अंतिम दिन है और बजट पर जो चर्चा चल रही है उस पर वित्त मंत्री अपना भाषण देंगी, अपनी बात बिल्कुल। रखेंगी। और नीरज, देखिए, जब भी संसद का सत्र चल रहा होता है, पूरे देश की निगाहें होती हैं और ये हर कोई उम्मीद कर रहा होता है नीरज कि जो संसद के जो भी सत्र हैं, जो भी कामकाज के दिन दिए गए हैं, अलॉट किए गए हैं, उसमें अच्छे तरीके से कामकाज हो, देश के लिए नीति बने, उनके जनता के लिए नीति बने। लेकिन कई बार विपक्ष की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से हो हंगामे की वजह से कार्यवाही नहीं चल पाती है। लेकिन अगर मैं इस सत्र के, बजट सत्र के पहले चरण की बात करूं, कुछ शुरुआती दिनों में तो कुछ हो हंगामा हुआ जिसकी वजह से कार्यवाही नहीं हो पाई। लेकिन जैसा कि मैं कल ही की बात करूं, कल देर रात तक लोकसभा की कार्यवाही चली है। कहीं ना कहीं ये उम्मीद जता रही है, एक भरोसा जता रहा है लोगों के मन में कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है, उनके लिए अच्छी जो नीति हैं वो बन रही हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि एक तरह से अगर हम देखें, चेक बैलेंस का भी मसला होता है। विपक्ष जो तमाम सदस्य हैं विपक्ष के, वो सरकार पर जो बैलेंस है वो बनाए रखते हैं, और इसके अलावा जो सरकार है वो भी जनहित के तमाम जो मुद्दे हैं उनको सदन में लेके आती है और अपना जो पक्ष है वो रखती है। चाहे बजट को लेकर तमाम विपक्ष के सदस्यों के द्वारा जो सवाल उठाए गए, वित्त मंत्री सिलसिलेवार तरीके से उनका जवाब भी देंगी। अगर उनको कहीं चिंता है तो उस चिंताओं को दूर करने की जो कोशिश है वो भी की जाएगी। आपने सही कहा कि जब संसद चलती है, निश्चित तौर पर जनहित के तमाम जो कार्य हैं वो संसद में होते हैं। देश की जनता, जो आम लोग हैं, जिनको सीधा सरोकार होता है बजट से, तमाम कानूनों से, तो वो चाहते हैं कि विपक्ष अपनी जो बात है वो बेहतर तरीके से रखे, तार्किक तरीके से रखे, और जो सरकार है वो उसका माकूल जवाब दे। और अगर कहीं कोई कमी है विपक्ष के सवालों में तो सरकार उसमें सुधार करने की कोशिश करे। तो ये निश्चित तौर पर देश की जनता देखती है, और यही है एक हमारे लोकतंत्र की मजबूती भी है कि यहाँ वाद प्रतिवाद है, लेकिन जो सारा रास्ते हैं वो संवाद के द्वारा निकलते हैं। आप विरोध कर सकते हैं और उस विरोध में एक तार्किक जो कह सकते हैं कि तरीका होना चाहिए। विरोध का कोई कह नहीं सकते कि आप के विरोध नहीं करेंगे, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन तार्किक तरीके से विरोध कर दिए। और सरकार के ऊपर एक प्रेशर भी मेंटेन रहता है कि वो जनहित के काम लगातार करती रहे। विपक्ष की ये एक बड़ी भूमिका होती है, लेकिन विपक्ष कई बार भटक जाता है और ऐसे मुद्दे उठाने लगता है कि जिसमें ना तो संसद की कार्रवाई से कोई लेना देना होता है और ना ही देश हित और जनहित से लेना देना होता है। तो ये समझना होगा विपक्ष को, उन्हीं मुद्दों को उठाए जिनका सरोकार सीधे जनता से है और संसद की कार्रवाई से है। और साथ ही साथ नीरज, अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो लगातार, अगर बजट सत्र के पहले चरण की बात करें, लगातार हम अखबारों में भी देख रहे हैं, रिपोर्ट्स में भी देख रहे हैं कि अब तक, चूँकि आज राज्यसभा के भी इस पहले चरण का आज आखिरी दिन होगा विधायी कामकाज के लिहाज से, तो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता अब तक जो सदन की कार्यवाही चली है दोनों सदनों की, कैसे देखा जाए, क्या उत्साहजनक है? काफ़ी खुशी के विषय है कि प्रोडक्टिविटी में लगातार इजाफा हुआ है दोनों सदनों में। देखिए बिल्कुल इजाफा हुआ है। शुरुआती अगर आसिम अगर देखें शुरुआती दिनों को, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिला था, लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ही सहमति हुई, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई, उसके बाद बजट जो पेश किया गया, उसके बाद जो चर्चा, बजट पर चर्चा शुरू हुई, वो भी दोनों ही सदनों में चल रही है। आप देखें कि तमाम बड़े मुद्दों पर सरकार की तरफ से जो बयान है वो भी दिए गए। राजनाथ सिंह ने कल भारत चीन संबंधों को लेकर, जो सीमा पर किस तरह का स्थिति है उसको लेकर सदन, दोनों ही सदनों को संबोधित किया, क्योंकि कार्रवाई लगातार होती रही है। जो समय है वो भी बढ़ाया गया। जब आपने देखा होगा कि शुरुआती दिनों में जब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई का जो समय है वो लगातार बढ़ाया गया। 2 बजे तक राज्यसभा रहती है, लेकिन कई बार उसको 2:30 बजे किया गया, उसको 3 बजे तक किया गया। कल भी राज्यसभा को 3 बजे तक किया गया। या अगर हम लोकसभा की कार्रवाई की बात करें, 9 बजे तक सामान्यतः रहती है, लेकिन कई बार 12 बजे बढ़ाया गया, उसको कई बार 1 बजे तक बढ़ाया गया। तो निश्चित तौर पर जो कार्य दोनों ही सदनों में हुआ है वो उत्साहजनक है, और कह सकते हैं कि अगर इसी तरीके से कार्य होता रहेगा तो संसद न केवल बेहतर काम कर पाएगी, बल्कि जनहित के तमाम मुद्दों पर कानून भी बना पाएगी, जिसका सीधा सरोकार आम लोगों से होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब उत्तराखंड त्रासदी की, जिसके कारण मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 36 हो गई है, जिनमें से 10 की शिनाख्त की जा चुकी है। हादसे के बाद से 169 लोग अब भी लापता हैं।
तपोवन में जहां एक तरफ टनल की खुदाई का काम जारी है, वहीं दूसरी तरफ रैणी गांव को जोड़ने वाले वैकल्पिक पुल का भी निर्माण तेजी के साथ किया जा रहा है। बचाव अभियान में जुटे सुरक्षा कर्मियों को सबसे ज्यादा दिक्कत ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से हो रही है। स्थिति का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य खुद चमोली पहुंची और सुरंग में चल रहे बचाव अभियान का जायजा लिया। राहत और बचाव के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। इसके जरिए 14 यात्रियों और 1400 किलोग्राम का सामान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए लाया गया। तपोवन सुरंग के अंदर का हाल जानने के लिए ड्रिलिंग भी शुरू की गई है। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो यानी कि जोशीमठ से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले तो यही कि इस वक्त किस तरह से टनल के अंदर काम चल रहा है, राहत और बचाव का कार्य किस तरह से आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? जैसे ही राहत और बचाव कार्य उसी स्पीड से जारी है जिस स्पीड से लगातार चल रहा था इतने दिनों से। प्रॉब्लम वहाँ पर जो है वो यही है कि मलबा जो है जितना भी निकाल रहे हैं वो लगातार फिर से मिलता चला जा रहा है और उसमें से कुछ कुछ पानी भी निकल रहा है। और सेना के जवान अगर उस मलबे की तरफ जाते हैं तो उनके धंसने की भी संभावना रहती है। तो ऐसे में जेवीसी मशीन के जरिए से उस मलबे को निकाला जा रहा है। 2 लोडर एक साथ नहीं जा सकते हैं, इसलिए बारी बारी से लोडर्स को भेजा जा रहा है। ड्रिलिंग का जो काम था, जैसे कि हम जानते हैं कि ड्रिलिंग की जो पहले एक मशीन से किया गया था तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, और दूसरी ड्रिलिंग जब की गई तो वो 6 मीटर तक जाने के बाद चट्टान आने से उस काम को रोकना पड़ा था। तो और लगातार अब काम जो है उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से पहले चल रहा था, यानी कि उसी परंपरागत तरीके से चल रहा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए बीआरओ की, तो वो भी लगातार रैणी नदी के पुल को बनाने का काम चल रहा है। तमाम साजो सामान जो है वो लगातार आ रहा है और तमाम जो मजदूर हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी काम कर रही है। वहाँ पे एक चीज़ और हुई है कि पुल बनाने के साथ साथ अब बीआरओ जो है वो तकरीबन 20 फीट जो नदी के जो साथ का जो इलाका है, यानी कि जो प्रोजेक्ट था ऋषिगंगा का, उस प्रोजेक्ट की जो वो जो मलबा जमा हुआ था उस मलबे को निकाल रहे हैं। तकरीबन 20 फुट की ये खुदाई होगी, जिसमें से उन लोगों को निकालने की प्रयास कर रही है जो इसमें दब गए हों या कुछ जिंदा अगर बचे हों तो उनका रेस्क्यू करने की बात है। 4 डेड बॉडीज़ भी पहले वहाँ से मिली थी। तो बीआरओ उस हिसाब में भी काम कर रहा है और तमाम जो परिजन हैं वो भी पहुँच रहे हैं। तो उनके लिए हेल्पलाइन और हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, जहाँ पर वो उनके रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है। जो मिसिंग लोग हैं उनकी जानकारी उनको दी जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। नदी के दोनों छोरों पर हम देख रहे हैं कि जेवीसी मशीनें लगातार काम कर रही हैं। एसडीआरएफ जो है वो एक वैकल्पिक पुल बनाने का काम कर रहा है, जिसमें रोप के सहायता से, यानी कि रस्ते की सहायता से जो साजो सामान हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो दवाइयों की सुविधाएं हैं, जो फल फ्रूट हैं या जो और खाने पीने की चीज़ें हैं, वो रस्सी की सहायता से दूसरे पार को भेजा जा रहा है। और यहाँ पर ज़िला प्रशासन हेलीकॉप्टर की सहायता से भी लगातार अब साजो सामान भेज रहा है। तो कोशिश ये है कि किसी भी प्रकार से जो जो गांव कट गए हैं उन्हें भी कोई समस्या ना हो, जो इस पार जो राहत और बचाव कार्य चल रहा है उसकी भी कोई समस्या ना हो, और जो बाहर से अपने परिजनों की तलाश में यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें भी कहीं भटकना ना पड़े, उनको भी पूरी सुविधाएँ मिल सकें। ये प्रयास यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन करके हो रहा है, क्योंकि तमाम आप जानते हैं कि तमाम संगठन यहाँ, तमाम सेना यहाँ पर लगी हुई हैं, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, आर्मी के जवान हो, एसएसपी हो या फिर बीआरओ हो, बंगाल इंजीनियरिंग के लोग टनल की खुदाई में लगे हुए हैं। तो इन सब के बीच में जिला प्रशासन और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लगातार एक कोऑर्डिनेशन बनाने का प्रयास कर रही है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी अपनी नज़रें लगातार इस पर बनाए हुए हैं। और चंद्रशेखर, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि जिस सुरंग में से मलबा निकालने का काम इस वक्त जारी है, और जैसा बता रहे थे कि वहाँ पानी भी उसमें से रिस्क करा रहा है, और वो मलबा जितना हट रहा है उतना ही फिर वो मलबा पहुंच जा रहे से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। क्या जो एजेंसियां लगी हुई हैं इस पूरे कार्य में, क्या वो एक ये भी बात कही जा रही है कि उस टनल के नीचे भी कोई एक छोटी टनल है, वहाँ तक अगर पहुँच अगर हो जाती है तो उससे काफ़ी आसानी होगी?
इसीलिए ड्रिलिंग का काम भी स्टार्ट हुआ था असीम, और कोशिश ये की गई थी कि वहाँ से इन लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके, निकाला जा सके बाहर। तो वो थोड़ा सा उस पर बाधा आई है, तो अब वैसे ही उसी तरीके से काम को चल रहा है। और कोई तरीका अगर हो सकता है इसको निकालने के लिए, तो उस पर भी विचार विमर्श किया चल रहा है। कंट्रोल रूम में लगातार इस पर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से और हम जल्दी से जल्दी उन लोगों तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि जब ये 100 मीटर की अगर मान लीजिए इन्होंने सुरंग को खोदा है, तो उनकी विजिबिलिटी जो है वो मैटर करती है कि वो आगे कहाँ तक देख पा रहे हैं इस चीज़ को। और अगर वहाँ पे कोई सिग्नल मिल सके या किसी से कांटेक्ट हो सके, इसकी भी कोशिश की जा रही है। जो लोग फंसे हों, अगर उनसे किस प्रकार से कोई कांटेक्ट हो सके, तो और ड्रोन की सहायता से भी ये प्रयास किया गया था कि वहाँ तक अगर पहुँचा जा सके। तो कोशिशें हर तरीके से, हर लिहाज से हैं असीम। और ये भी बात है कि कोई और टेक्नोलॉजी की सहायता से भी अगर उसको निकाला जा सके, तो उसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं। फिलहाल अभी तक इतना ही है कि 100 मीटर तक जो सुरंग है उसे खोदा गया है। लेकिन दिक्कतें तो अभी भी हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है चंद्रशेखर की जो सुरंग के भीतर जो पानी रिसने का काम है वो रुक नहीं रहा है। हालांकि जो आप बता भी रहे थे सुबह में कि जो नदी में जब पानी का जलस्तर बढ़ता है तो उस वजह से भी टनल में पानी आ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे किस तरह से जो वहाँ जो एजेंसियाँ लगी हुई हैं इससे पार पाने में लगी हुई हैं? देखिए, जहाँ तक ऋषिगंगा में जल स्तर की बात है, मैं स्वयं वहाँ पे मौजूद था, तो पानी का स्तर तो बढ़ा था और वो स्तर धीरे धीरे उसी समय नॉर्मल भी हो गया था और काम को कुछ देर तक रोका भी गया था। लेकिन अब काम उसी समय काम को फिर से स्टार्ट भी कर दिया गया था। जहाँ तक पानी निकलने की बात है और मलबा निकालने की बात है, तो ये जो आईटीबीपी के जवान हैं या फिर एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान हैं, ये वेल इक्विप्ड होते हैं। इन्हें हर परिस्थिति का अंदाज़ा है कि किस प्रकार से कार्य को किया जाए, पूरी तरह से दक्ष होते हैं। और धीरे धीरे उस चीज़ को खोदा जा रहा है, एकदम से प्रयास नहीं किया जा रहा है कि फटाफट उसको खोद दिया जाए, क्योंकि मलबा बहुत तेज़ी से आगे की तरफ आ रहा है। और ऐसे में और जान माल का नुकसान ना हो और जो हमारे जो जवान वहाँ पे काम करने में लगे हुए हैं उन्हीं प्रकार किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। जेवीसी की सहायता से धीरे धीरे जितना भी मलबा है उसको निकाला जा रहा है और लोडर में लोड करके उसको बाहर की तरफ लाया जा रहा है। लेकिन चंद्रशेखर, अगर इसके बाद मैं रेणी गांव की बात करूं, लगातार हमने देखा कि वो कटा हुआ था वो गांव, इस वक्त अब क्या किस तरह से वहां पे पहुंच जो है वो बनाई जा रही है, उस गांव तक, उस गांव के लोगों तक पहुंच बनाई जाए? देखिए, जो नदी के जो आसपास का इलाका था, जो लोग जैसे कुछ महिलाएं हैं जो कि बकरी चराने गए थे, कुछ लोग अपने नॉर्मल के कामों के लिए गए थे, कुछ अपने खेतों में गए थे। नदी का जब फ्लो आया तो काफ़ी 40 मीटर तक बताते हैं कि ऊपर तक आया था। तो उसमें जो लोग थे उनके बहने की शंका रही, कुछ लोगों ने अपने परिजनों को खोया। लेकिन अब जो स्थिति है, जो बचाव और राहत कार्य जो चलाए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इमीडिएटली जोशीमठ से जो डॉक्टरों की टीम थी, 2 डॉक्टर और 2 फार्मासिस्ट, उनको एकदम से वहां भेजा गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि अब इतनी बड़ी आपदा अगर सामने से दिखती है तो लोगों को एंजाइटी होना लाजमी है, घबराहट होना लाजमी है। और ऐसे में ऐसे कई केसेस वहां पर आए भी थे। लेकिन अब जो है, जिस प्रकार से डॉक्टरों की टीम वहां पर लगी हुई है, तकरीबन हर गांव में जाकर के जो डॉक्टरों की टीम है वो कैंप कर रही है, राशन सामग्री लोगों के घरों तक पहुंच रही है। और इसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो सामग्री उन तक पहुंच रही है, अगर वो खत्म हो जाती है तो फिर से उनको उस सामान को पहुंचाया जा सके। और जो आईटीबीपी के जवान हैं वो लगातार लोगों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। तो और बिजली की जहां तक बात है, तकरीबन 13 जो गांव थे वो वहां पर बिजली की सप्लाई बंद थी, तो 11 गांव जो हैं वहां पर बिजली की सप्लाई दी गई। 11 गांव ऐसे थे जहां पर पानी की सप्लाई नहीं थी, जिसमें से 10 गांव में पानी की सप्लाई पहुंचाई गई। तो इस प्रकार से राहत और बचाव कार्य तो लगातार जारी है असीम। जैसे कि मैंने बताया कि एसडीआरएफ की टीम जो है रोप की सहायता से भी सामग्री वहां पर पहुंचा रही है। कोशिश ये है कि हर एक गांव तक, क्योंकि चाइना की सीमा से पहले के जो गांव हैं, सटे हुए जो गांव हैं हमारे, तो वहां तक भी सामग्री पहुंचाई जा रही है। और आईटीबीपी के जवान 20-20 किलो के जो सामान हैं वो वहां तक पहुंचा रहे हैं। करीबन 7 से 8 घंटे का सफ़र लगातार वो जाने आने में खर्च कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध स्तर पर तैयारी जारी है। और चिनूक हेलीकॉप्टर्स की सहायता से भी रोड निर्माण के कार्य को लेकर के भी जो है वो सहायता हो रही है। तो रेणी गांव की तरफ सबका निगाह है और वहां के निवासियों के साथ साथ जो पेंग गांव है या फिर आसपास के जो गांव है, मलारी का गांव है, वहां तक ये पूरी सुविधाएं जो है वो पहुंचाई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, ग्राउंड जीरो से इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और इस सब के बीच आइए सुनते हैं कि एनडीआरएफ का जो राहत और बचाव कार्य पर क्या कुछ कहना है, आइए वो सुनते हैं।
लगातार हमारी टीम आज छठे दिन यहाँ पे काम कर रही है और हम इस आशा और विश्वास के साथ लगातार काम में जुटे हैं कि निश्चित रूप से हम जो ऑपरेशन को स्टार्ट किया था वो अंजाम तक पहुँचेगा। नई मशीनें भी यहाँ पे ज्वाइन कर चुकी हैं और रेनी में भी जो हमारी टीम लगातार भागों में डेड बॉडी सर्च करने का काम कर रही थी, अभी और भी सिविल के भी जेसीबी वहाँ पे ज्वाइन किया है, डंपर्स ने ज्वाइन किया है, तो उस काम में भी तेज़ी आएगी। और अभी नदी के किनारे किनारे भी हम एक टीम को रवाना कर रहे हैं ताकि कुछ डेड बॉडी रास्ते में कहीं फंसी हो तो उसका भी पता लग सके। कनाल का क्लियरिंग का काम था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि लगातार भागों में मलबा निकल रहा है, तो एक्स्ट्रा मशीनों को भी बुलाया गया है और डंपर के थ्रू अब निकाल रहे हैं, क्योंकि जेसीबी बार बार बाहर आ रही थी फिर उसको निकाल रही थी, उसमें काफ़ी टाइम ज़ाया हो रहा था। तो अभी उसको भी हम तेज़ी करने का काम कर रहे हैं और सारे एजेंसीज मिल करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल बिठा करके हम उस काम को बहुत तेज़ी के साथ और लगातार रात दिन 24 घंटे काम में लगे हुए हैं। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबर की तरफ। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग का दल पुडुचेरी के दौरे पर है। टीम आज जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग का दल कल 2 दिवसीय यात्रा पर पुडुचेरी पहुंचा था, जहां चुनाव आयोग के दल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव की तैयारियों पर बैठक की थी। चुनाव आयोग का दल दक्षिण भारत के 3 राज्यों के दौरे पर है, जहां दल चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। ऋषि, जिस तरह से चुनाव आयोग का दल लगातार चुनावी राज्यों के दौरे पर है, क्या कुछ उम्मीद की जाए कब तक चुनावी बिगुल जो है वो इन राज्यों में बच सकता है? देखिए, जहाँ तक चुनावी बिगुल की बात करें तो चुनाव की तैयारियों की समीक्षा का ये अंतिम चरण है और जब भी चुनाव आयोग की टीम संबंधित राज्य में खासतौर से मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में जाती है, तब ये माना जाता है कि वहां अंतिम रूप देने के लिए और अंतिम समीक्षा करने के लिए, ताकि कोई भी कमी न रह जाए, उसके लिए आयोग खुद वहां पर जाता है और देखता है कि उन्होंने जो निर्देश अब तक दिए थे उसका कितना सही मायनों में पालन हुआ। और उसी के आधार पर, उन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर, चूंकि वो खुद वहां पर जायजा लेता है, जो निर्वाचन अधिकारी हैं, चाहे वो राज्य के सीईओ हो, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो, या जो वहाँ के पर्यवेक्षक जो उन्हें बनाने हैं, उनसे संबंधित जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जो पूरी टीम है, वहाँ के मुख्य सचिव हैं, जो भी राज्य की जो मशीनरी है उसके साथ, इसके अलावा वो राज्य के जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ भी बात करते हैं। और वैसी स्थिति में आयोग ये तय कर लेता है कि अब जो तिथियां हों वो क्या हों, क्योंकि जैसे हमने कल देखा कि तमिलनाडु में भी तमाम राजनीतिक दलों ने जो त्योहार हैं उसका जिक्र किया, जो परीक्षाएं बच्चों की होनी है उसके हिसाब से भी बात हुई। तो इस पूरे सामंजस्य में आयोग ये तय करता है कि जो तिथियां हों वो क्या हो, क्योंकि तिथियों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई अगर मतभेद होता है तो वो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं होता है। इसीलिए आयोग हमेशा हर पक्ष को शामिल कर एक ऐसी तिथि तय करता है जिस पर करीब करीब सभी लोग पूर्णतः सहमत होते हैं। जहां तक तिथियों की बात करें तो निश्चित तौर से अब हम देख रहे हैं कि पुडुचेरी के बाद आयोग को केरल भी जाना है और केरल के बाद हम कह सकते हैं कि 5 राज्यों का ये दौरा संपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग की टीम पहले ही पश्चिम बंगाल और असम का दौरा कर चुकी है जी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो तिथियां हैं उसका ऐलान कभी भी किया जा सकता है। असीम, और साथ ही साथ चूंकि हम जान रहे हैं कि ऋषि की कोरोना का भी इस वक्त चल रहा है, ऐसे में क्या उम्मीद करें कि जिस तरह से बिहार चुनाव में भी और बाकी के कुछ राज्यों में जहां चुनाव हुए थे वहां पे समय को कुछ बढ़ा दिया गया था, ताकि और बूथों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी ताकि लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका वो पालन कर सके, क्या उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां भी कोरोना प्रोटोकॉल का इलेक्शन कमीशन की तरफ से पालन करवाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, इस समय चुनाव आयोग के सामने सिर्फ चुनाव कराना ही एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित चुनाव कराना भी उनकी जिम्मेदारी है। और उन्होंने इस चुनाव को हमने देखा है खासतौर से पिछले समय में पूरी तरीके से संपन्न कराया है। पूरी दुनिया में मैसेज गया कि कैसे भारत अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आपातकाल की स्थिति में भी बनाकर रखता है और वहां पर जो लोग हैं उनको मत देने का अधिकार और सरकार चुनने का जो अधिकार है वो लगातार बनाए रखता है। तो ऐसी स्थिति में आयोग, जबकि कोरोना काल में चुनाव संपन्न कराने का उसके पास एक अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर अब हम देख रहे हैं कि कोरोना का जो असर है
वो भी अब देश में उतना नहीं है। वैक्सीनेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है। तो ऐसे में आयोग के सामने अब ये इतनी बड़ी चुनौती नहीं है, जो कि पहले अगर हम देखें तो जो कोरोना काल में जो पहला चुनाव, बड़ा जो चुनाव था बिहार का, उस समय देखी गई थी और उस समय आयोग ने जो सफलता हासिल की, उसके बाद आयोग निश्चित तौर से अपने अनुभवों के आधार पर, और आपने कहा कि जो पोलिंग बूथ है वहां पर जरूर उनकी संख्या बढ़ाया जाना, निश्चित तौर से आयोग ये सब प्रयास करेगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित तरीके से मतदान करने का अधिकार मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग बूथ तक पहुंचे और अपना मतदान करें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज का एजेंडा में बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।